मैं छोटी सी थी जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरी भाभी मुझे हर वक्त मारती रहती थी। जब भाभी मुझे मारती तो मैं अपनी माँ की कब्र पर जाकर बहुत रोती और माँ को आवाजें देकर बुलाती। एक दिन मेरी भाभी ने इतना मारा कि मेरा सारा चेहरा जख्मी हो गया और मैं रोती हुई घर से बाहर निकल गई। फिर अचानक एक अंकल ने मुझे, मेरी उम्र सिर्फ 12 साल थी जब मेरे सर से शफकत का आखिरी साया भी छीन गया था। अब्बा तो तब फोत हो गए थे जब मैंने ठीक से चलना भी नहीं सीखा था। और आज से ठीक 10 दिन पहले मेरी अम्मी भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। जब वो अस्पताल में बिस्तर पर दम तोड़ रही थी तो उन्होंने मेरा हाथ भाई के हाथ में दिया था और बड़ी मुश्किल से कहा था कि अरसलान, अब तुम्हारी बहन तुम्हारी अमानत है, इसे कभी दुख न देना। अम्मी ने मुझसे भी कहा था कि बेटा तुम घबराना नहीं, तुम्हारा भाई और भाभी तुम्हारे साथ हैं, तुम उनके साथ बहुत खुश होगी। मगर उनके जाने के बाद तो जैसे मेरे घर की दीवारें ही मुझे काटने को दौड़ने लगी थी। अम्मी की वफात के बाद अभी उनके कुल भी नहीं हुए थे कि घर का नक्शा ही बदल गया। सुबह सुबह का वक्त था, मैं अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी अम्मी की पुरानी तस्वीर को सीने से लगाए रो रही थी कि अचानक दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुला और भाभी नसरीन अंदर दाखिल हुई। उनके हाथ में झाड़ू था और चेहरे पर बलाक की सख्ती थी। उन्होंने गुस्से से मेरी तरफ देखा और झाड़ू फर्श पर मारते हुए बोली कि बस अब ये ड्रामे बंद करो। 10 दिन से तुम यही रोना रो रही हो। क्या तुम्हारी माँ ने मरने से पहले तुम्हें ये नहीं सिखाया कि घर के काम काज भी करने होते हैं? उठो और जाकर बरामदे की सफाई करो। मैं सहम कर खड़ी हो गई थी और कांपती आवाज में कहा कि भाभी, अभी तो अम्मी को गए चंद दिन ही हुए हैं, मेरा दिल बहुत उदास है। इस बात पर नसरीन भाभी ने एक जोरदार कहकहा लगाया और मेरा बाजू पकड़कर मुझे झंझोड़ दिया। यहाँ कोई तुम्हारा नौकर नहीं लगा, उठो वरना ये झाड़ू तुम्हारे सर पर मार दूंगी। मैं रोती हुई बाहर निकल गई थी। मैं रोते हुए बरामदे में झाड़ू देने लगी थी। मेरी आंखों से आंसू मुसलसल गिर रहे थे और मुझे वो वक्त याद आ रहा था जब अम्मी मुझे सुबह प्यार से जगाती थी और नाश्ता बनाकर अपने हाथ से खिलाती थी। अब तो पानी का गिलास भी खुद भरना पड़ता था और ऊपर से भाभी के ताने मेरा कलेजा छलनी कर देते थे। शाम में जब भाई काम से वापस आए तो वो मेरे लिए चॉकलेट और कुछ बिस्किट लाए थे। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा कि नीलम, कैसी हो बेटा? मैंने मुस्कुराकर सर हिला दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि भाई को मेरी तकलीफ का पता चले। भाई अंदर गए तो भाभी ने फौरन उनका रास्ता रोक लिया था। मैं किचन के दरवाजे से देख रही थी। भाई ने जैसे ही वो बिस्किट और चॉकलेट मेज पर रखी तो भाभी ने झपट कर वो शापर उठा लिया और कहने लगी कि अरसलान, तुम क्या पागल हो गए हो? घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे और तुम इस लड़की के लिए फजूल खर्चियां कर रहे हो। इसे रोटी मिल रही है, यही बहुत है। भाई ने दबी आवाज में कहा कि नसरीन, वो छोटी बच्ची है, उसका दिल भी तो करता है ना। मगर भाभी ने एक नहीं सुनी और वो चॉकलेट भाई के सामने ही अलमारी में बंद कर दी और कहने लगी कि इसे कुछ नहीं मिलेगा जब तक ये घर का काम ढंग से नहीं करेगी। और मैं इस पर बिला वजह सख्ती नहीं कर रही बल्कि इसकी तरबियत कर रही हूँ। भाई खामोशी से सर झुकाकर बैठ गए थे क्योंकि वो इतने चालाक नहीं थे कि भाभी की चालें समझ पाते। उन्हें यही लगा था कि भाभी मेरी माँ बनकर तरबियत कर रही हैं। और मुझे उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि मेरा भाई अब अपनी बीवी के सामने कितना बेबस हो चुका है। अगले दिन घर में भाभी की कुछ सहेलियां और मेहमान आए हुए थे। मैं किचन में बर्तन धो रही थी कि अचानक मुझे ड्राइंग रूम से अपनी भाभी की बुलंद आवाज सुनाई दी। वो अपनी सहेलियों से कह रही थी कि बहन, सच पूछो तो ये लड़की अब हमारे गले पड़ गई है। 12 साल की उम्र है और इसके जहन में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। हर वक्त छुप छुप कर दरवाजे की ओर से मुझे और अपने भाई को देखती रहती है। पता नहीं क्या ढूंढती है। इसकी नजरें इतनी अजीब हैं कि मुझे डर लगता है कि कहीं ये घर में कोई फसाद ना खड़ा कर दे। एक सहेली ने कहा, नसरीन, अभी तो ये बच्ची है, तुम क्या बातें कर रही हो? तो भाभी ने फौरन कहा कि अरे नहीं, आजकल की लड़कियां बहुत चालाक होती हैं। ये मासूम बनकर भाई को मुट्ठी में करना चाहती है ताकि मुझे घर से निकलवा सके। मैं ये सुनकर वहीं जम गई थी और मेरे हाथ से बर्तन गिरकर टूट गया था। बर्तन टूटने की आवाज सुनकर भाभी शेरनी की तरह किचन में आई और सबके सामने मेरा कान पकड़कर मुझे घसीटते हुए सहन में ले आई। उन्होंने सब मेहमानों के सामने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाने लगी कि देखो इसकी बदतमीजी, अभी मैं इसकी बातें कर रही थी और इसने जानबूझकर बर्तन तोड़ दिया ताकि मुझे नीचा दिखा सके। मैं रो रो कर कहती रही कि भाभी, मुझसे गलती से हुआ है, मगर वो मारने से बाज नहीं आई और मुझे बुरी तरह मारती जा रही थी। मेहमानों ने भी मुझे हकारत भरी नजरों से देखना शुरू कर दिया था। जब सब मेहमान चले गए तो मैंने दुपट्टा ओढ़ा और भागकर घर से बाहर निकल गई। मेरा रुख कब्रिस्तान की तरफ था जहाँ मेरी अम्मी की कच्ची कब्र थी। शाम के साए गहरे हो रहे थे और कब्रिस्तान में एक अजीब सा सुकून और डर था। मैं भागती हुई अम्मी की कब्र पर पहुंची और मट्टी पर अपना चेहरा रखकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने बुलंद आवाज में अम्मी को पुकारा कि अम्मी, आप कहाँ हैं? देखिए भाभी ने मुझे कितना मारा है, मेरा सारा चेहरा सूज गया है। अम्मी, आपने तो कहा था कि वो मुझसे प्यार करेंगी, मगर वो तो मुझे मनहूस कहती हैं। अम्मी, मुझे भी अपने पास बुला ले, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। मैंने घंटों कब्र की मट्टी को अपने हाथों से सहलाया था मगर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया था। सिर्फ हवाओं की सरसराहट की आवाज
آ رही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अम्मी वहाँ से उठकर मुझे गले लगा लेंगी, मगर वहाँ सिर्फ खामोशी थी। मैं वहीं बैठे बैठे सो गई थी। जब शाम मजीद गहरी हुई तो मेरी आंख खुल गई थी और मैं कांपते हुए कदमों के साथ वापस घर की तरफ चल दी थी। घर पहुंची तो भाई अरसलान सहन में टहल रहे थे। मुझे देखते ही वो गुस्से से मेरी तरफ बढ़े और कहा कि नीलम, ये क्या तरीका है? तुम इतनी देर तक कहाँ थी? तुम्हें पता है तुम्हारी भाभी कितनी परेशान थी? मैं जानती थी भाभी ने मेरी गैर मौजूदगी में खूब अच्छा बनने की कोशिश की होगी। भाई के गुस्से पर मैंने रोना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा कि भाई, मैं अम्मी के पास गई थी, मुझे बहुत याद आ रही थी। मगर भाई ने मेरा हाथ झटक दिया और कहा कि खबरदार, जब इस घर से कदम भी बाहर निकाला, तुम्हें पता है मैं और तुम्हारी भाभी कितने परेशान हो गए थे। भाई के गुस्से भरी फिक्र से डरकर मैं अंधेरे कमरे में आकर बैठ गई थी। मैं सोचने लगी थी कि क्या यही वो खुशी थी जिसका अम्मी ने वादा किया था? मुझे अपना वजूद एक बोझ लगने लगा था। भाभी की दी हुई वो गालियां और भाई की लाइल्मी मेरे दिल के लिए बहुत बड़ा बोझ बन गई थी। मैंने खिड़की से आसमान की तरफ देखा और बस यही दुआ की कि या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे या फिर मुझे भी अम्मी के पास पहुंचा दे, क्योंकि 12 साल की ये उम्र मुझे 100 साल की थकन जैसी लग रही थी। अगले 2 दिन मेरे लिए कयामत से कम नहीं थे। कब्रिस्तान की उस सर्द शाम ने मेरे जिस्म को तोड़कर रख दिया था और मुझे तेज बुखार ने आ लिया था। मैं अपने बिस्तर पर पड़ी तड़प रही थी और मेरा हलक प्यास से खुश्क हो रहा था। मैंने हिम्मत करके धीमी आवाज में पुकारा कि भाभी, जरा पानी पिला दें। फिर कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला और नसरीन भाभी अंदर दाखिल हो गयी। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखने की बजाय मेरी चादर खींचकर परे फेंक दी और चिल्लाने लगी कि उठो, ये नवाबजादियों वाले लाड यहाँ नहीं चलेंगे। मुझे पता है ये सब काम चोरी के बहाने हैं। जाओ जाकर बर्तन धो और फिर सहन में पोछा लगाओ। मैंने रोते हुए कहा कि भाभी, मेरा पूरा जिस्म आग की तरह तप रहा है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मगर उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे घसीटते हुए किचन में ले गयी। वहाँ फर्श पर बैठे हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जमीन घूम रही हो। मैंने रोते रोते बर्तन धोए और हर बर्तन के साथ मेरे आंसू पानी में शामिल होते रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था कि भाई को आवाज दूं, मगर भाई तो सुबह सवेरे ही काम पर निकल गए थे और भाभी ने मुझे सख्त ताकीद की थी कि अगर भाई को कुछ बताया तो वो मेरा जीना हराम कर देंगी। वक्त किसी तरह गुजरता जा रहा था और मेरे दुखों में कमी की बजाय इजाफा होता जा रहा था। एक हफ्ता गुजरा तो स्कूल खुलने का वक्त आ गया। मैंने हिम्मत करके भाभी से कहा कि भाभी, कल से मेरा स्कूल शुरू हो रहा है। अम्मी ने मेरी फीस पहले ही जमा करवा दी थी। मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। भाभी ने जैसे ही ये सुना, उनके तन बदन में आग लग गई थी, मगर वो भाई के सामने अच्छा बनना चाहती थी, इसलिए कहने लगी कि नीलम, अभी कुछ दिन और आराम कर लो। वैसे भी अभी बहुत सारे स्कूल नहीं खुले। जब गर्मी मजीद कम हो जाएगी तो मैं खुद तुम्हें स्कूल छोड़ आऊंगी। भाई भी यही कहने लगे थे कि तुम्हारी भाभी ठीक कह रही हैं, कुछ रोज बाद चली जाना। थोड़ी देर बाद भाई बाहर चले गए थे और उनके जाते ही भाभी ने अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अलमारी से मेरा बस्ता निकाला और उसमें से मेरी किताबें निकालकर सहन में बिखेर दी। उन्होंने एक एक करके मेरी किताबों के सफ़हात फाड़ना शुरू कर दिए थे। फिर कहने लगी कि स्कूल जाकर तुमने कौन सा अफसर बनना है? अब तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो चुकी है। तुम्हारा काम सिर्फ झाड़ू पोछा और किचन संभालना है। अगर अब स्कूल का नाम लिया तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। मैं जमीन पर बैठकर अपनी फटी हुई किताबों के टुकड़े समेटने लगी थी। वो किताबें जो अम्मी ने इतने प्यार से जिल्द करवाई थी, अब वो मेरे सामने मिट्टी में रुन रही थी। मैंने टूटे हुए दिल के साथ उन सफ़हात को उठाया और सोचने लगी कि अम्मी, आपका ख्वाब तो अधूरा ही रह गया है। आपकी बेटी अब एक अनपढ़ नौकरानी बनकर रह गई है। कुछ दिन और गुजरे तो घर में एक अजीब वाकया हो गया था। भाभी ने एक नई साजिश तैयार कर रखी थी। शाम के वक्त जब भाई काम से वापस आए तो भाभी रोती हुई उनके सामने आ खड़ी हुई। तो भाई ने परेशानी से पूछा कि नसरीन, क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? तो भाभी ने हिचकियां लेते हुए कहा कि अरसलान, मैंने अपनी अलमारी में 5000 रुपए रखे थे जो आज गायब हैं। घर में मेरे और तुम्हारे अलावा सिर्फ नीलम थी। मुझे पूरा यकीन है कि उसने पैसे चुराए हैं। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे पैसे गुम हो गए हैं, बल्कि मुझे इस बात का अफसोस है कि कल को मैं अम्मी को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैंने अपनी छोटी बहन की तरबियत ठीक से क्यों नहीं की। मैं तो उसे अपनी बहन समझती थी, मगर उसने मेरे भरोसे का खून कर दिया है। फिर भाई ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और मुझे अपने पास बुला लिया। मैं कांपती हुई वहाँ पहुंची तो भाई ने बगैर कुछ पूछे मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर दिया था और आज जिंदगी में पहली मर्तबा उन्होंने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया था। फिर भाई ने चिल्लाकर कहा कि नीलम, क्या हम तुम्हें रोटी नहीं दे रहे जो तुमने चोरी शुरू कर दी है? अपनी माँ की तरबियत का तो ख्याल किया होता। मैंने भाई के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा कि भाई, खुदा की कसम, मैंने पैसे नहीं लिए, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो कमरे से बाहर भी नहीं निकली। मगर भाई ने मेरी एक ना सुनी और कहने लगे कि मुझे अफसोस हो रहा है कि अम्मी के बाद तुम बदल गई हो। भाभी एक कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी और मैं उस भाई के कदमों में पड़ी थी जो कभी मुझे अपनी पलकों पर बिठाता था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अब मेरा भाई मेरा नहीं रहा, या शायद मेरा नसीब और भाभी की चालें ही ऐसी थी कि मेरा मासूम भाई उनके दाम में आ गया था। इस वाक़े के 2 दिन बाद मैं फिर से अम्मी की कब्र पर पहुंच गई थी, मगर इस बार मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने मट्टी को अपने हाथ में लिया और कहा कि अम्मी, आप कहती थी कि भाई मेरा सहारा बनेगा, मगर देखे ना, उसी भाई ने मुझे चोर कहा है। अम्मी, यहाँ कोई मेरा नहीं है, सब मुझे नफरत की नजर से देखते हैं। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। वहाँ कब्रिस्तान में बैठे बैठे मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मट्टी से अम्मी की खुशबू आ रही हो, मगर
مگر کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا اللہ میری خطا کیا ہے، میں تو صرف 12 سال کی ہوں، ابھی سے اتنے دکھ کیوں میری جھولی میں ڈال دیے ہیں۔ پھر میں وہاں سے اٹھی اور بوجھل قدموں کے ساتھ واپس گھر آئی تو دیکھا کہ آج پھر گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے اور بھابھی ان کے سامنے چائے ناشتہ رکھ رہی تھی۔ بھابھی نے مجھے دیکھتے ہی مہمانوں کے سامنے ذلیل کرنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا کہ دیکھو بھائی، یہ ہے وہ لڑکی جس کا ہم بوجھ اٹھا رہے ہیں، ابھی سے آوارہ گردی شروع کر دی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں منہ مار کر آ رہی ہے، اور اوپر سے چور بھی ایسی ہے کہ گھر کی الماریاں تک نہیں چھوڑتی۔ ان کی بات پر مہمانوں نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے میں کوئی بہت بڑی مجرم ہوں۔ میں کچن میں چلی گئی تھی اور کچن میں جاتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گی۔ اتنی سی عمر میں نے اتنے دکھ دیکھ لیے تھے کہ جتنے کوئی اپنی ساری زندگی میں بھی نہیں دیکھتا۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا، مگر میرے لیے ہر دن ایک نئی مصیبت لے کر آتا تھا۔ بھائی صبح سویرے کام پر نکل جاتے تھے اور دیر رات کو واپس آتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں کبھی پتہ ہی نہیں چل سکا تھا کہ میرے ساتھ اس گھر میں کیا بیت رہی ہے۔ بھابھی نے گھر میں ایک ایسا نظام بنا رکھا تھا کہ بھائی کے سامنے وہ مجھ سے بہت پیار سے بات کرتی تھی، مگر جیسے ہی بھائی کی پیٹھ مڑتی ان کا روب کسی چڑیل جیسا ہو جاتا تھا۔ ایک دن میں برآمدے میں کھڑی تھی تو دیکھا کہ بھابھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنی ماں سے فون پر بات کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ امی، میں نے تو اس لڑکی کا جینا حرام کر دیا ہے، اس سے اتنا کام کرواتی ہوں کہ یہ رات کو ہڈیوں کے درد سے روتی ہے، بس کسی طرح یہ گھر سے بھاگ جائے تو میرا پیچھا چھوٹے۔ میں یہ سن کر ساکت رہ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی انسان اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک 12 سال کی یتیم بچی کے لیے ایسی سازشیں کرے۔ اسی شام میرا دل امی کے پاس جانے کے لیے مچل رہا تھا اور میں بھابھی سے نظریں چرا کر امی کی قبر پر آ گئی تھی۔ ابھی میں رو ہی رہی تھی کہ مجھے اپنے کندھے پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ میں ڈر کے پیچھے ہٹی تو دیکھا کہ ایک ادھیڑ عمر کی خاتون کالی چادر اوڑھے میرے پاس بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر گہری اداسی تھی۔ انہوں نے بڑے پیار سے میرا ہاتھ تھاما اور پوچھا کہ بیٹی، تم یہاں اکیلی کیوں رو رہی ہو؟ میں نے ان کی ممتا بھری آواز سنی تو میرا ضبط ٹوٹ گیا تھا اور میں ان کے گلے لگ کر کسی چھوٹے بچے کی طرح رونے لگی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ آنٹی، میری ماں اس قبر میں سو رہی ہے اور گھر میں میری بھابھی مجھے بہت مارتی ہے، میرا کوئی نہیں رہا۔ وہ خاتون بھی رونے لگی تھی اور میرا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ پھر انہوں نے بڑی حسرت سے سامنے والی ایک چھوٹی سی قبر کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی کہ بیٹی، اس دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی دکھ میں مبتلا ہے۔ دیکھو، اس چھوٹی سی قبر میں میری 8 سال کی بیٹی دفن ہے، جو آج سے 2 سال پہلے مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں ہر روز یہاں آتی ہوں اور اس سے باتیں کرتی ہوں کہ کاش وہ ایک بار مجھے ماں کہہ کر پکارے، مگر یہاں سے کوئی جواب نہیں آتا۔ کسی کے بچے چلے جاتے ہیں اور کسی کی مائیں، لیکن مائیں بچوں کو کبھی نہیں بھولتی۔ تمہاری ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ دیکھو بیٹی، ہمت نہیں ہارتے، اللہ کبھی کسی معصوم کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ان کی باتوں نے میرے دل کو ایک عجیب سا سکون دیا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ آنٹی کافی دیر تک مجھے سمجھاتی رہی تھیں، پھر انہوں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے میرے چہرے پر موجود آنسوؤں کے نشان صاف کیے اور کہا کہ بیٹی واپس گھر جاؤ اور اللہ سے مدد مانگو، وہ بہت بڑا کارساز ہے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور سوچا کہ شاید واقعی حالات بدل جائیں گے، مگر جب میں واپس گھر پہنچی تو بھابھی دروازے پر ہی کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے میرا بازو مروڑا اور کہنے لگی کہ کہاں مر گئی تھی، اب تو رات کے اندھیرے میں باہر گھومنا بھی شروع کر دیا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ انہیں بتاؤں کہ میں صرف امی کی قبر پر گئی تھی، مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور مجھے کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا۔ اس رات میں بھوکی پیاسی اس اندھیرے کمرے میں پڑی رہی تھی۔ میں ان آنٹی کی باتیں یاد کرتی رہی تھی کہ اللہ کبھی معصوموں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، مگر میرے حالات دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میری آزمائش ابھی بہت لمبی ہونے والی ہے۔ اگلے چند دن بھابھی کا رویہ مزید سنگین ہوتا گیا تھا۔ وہ بھائی کے سامنے بھی مجھ پر طنز کرنے لگی تھیں، مگر بھائی شاید کام کے بوجھ کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے تاریک دن تھا۔ بھابھی اپنے کمرے میں نہیں تھی اور انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ ان کے کمرے کی اچھی سے صفائی کروں۔ میں ڈرتے ڈرتے ان کے کمرے میں گئی اور صفائی کرنے لگی۔ وہاں میز پر ایک بہت خوبصورت کانچ کا گلدان رکھا تھا جو بھابھی کو بہت پسند تھا۔ صفائی کرتے ہوئے نہ جانے کیسے میرا پاؤں پھسلا اور میرا ہاتھ اس گلدان سے جا ٹکرایا۔ وہ گلدان فرش پر گر کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ گلدان ٹوٹنے کی آواز سن کر بھابھی کچن سے ایسے بھاگی ہوئی آئی جیسے کوئی طوفان آ گیا ہو۔ انہوں نے جب فرش پر بکھرا ہوا کانچ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ انہوں نے غصے سے میرا گریبان پکڑا اور مجھے دیوار کے ساتھ پٹخ دیا۔ انہوں نے مجھے بے دردی سے مارنا شروع کر دیا تھا۔ وہ چلا رہی تھی کہ تم منحوس ہو، ہر وقت نقصان ہی کرتی رہتی ہو، یہ گلدان میری ماں کی نشانی تھی اور تم نے اسے توڑ دیا۔ میں رو رو کر ان کے پیروں میں گر گئی تھی اور کہا کہ بھابھی خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کے پاؤں دھونے کو تیار ہوں، مگر مجھے مت مارے۔ لیکن ان پر جیسے کوئی بھوت سوار تھا، وہ مجھے مارتی جا رہی تھی جس سے میرا سارا چہرہ زخمی ہو گیا تھا اور مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا محسوس ہونے لگا تھا۔ پھر بھابھی نے مجھے بالوں سے
पकड़ कर कमरे से बाहर फेंक दिया और गुस्से में किचन की तरफ चली गई। मैं वहीं सहन में पड़ी सिसकियां ले रही थी। मेरा चेहरा बुरी तरह तप रहा था और जख्मों से खून रसने लगा था। उस वक्त मेरे अंदर से एक आवाज आई कि नीलम, अगर आज तुम यहाँ से ना निकली तो ये औरत तुम्हें मार डालेगी। मैंने हिम्मत जमा की और लड़खड़ाते कदमों के साथ खड़ी हो गई। भाभी किचन में बर्तन पटक रही थी और बड़बड़ा रही थी। मैंने अपना फटा हुआ दुपट्टा सर पर किया और उससे अपना चेहरा भी छुपा लिया ताकि कोई मेरा जख्म ना देख सके। मैंने एक बार मुड़कर अपने उस घर को देखा जहाँ मैं पैदा हुई थी, जहाँ मेरी माँ की खुशबू थी, मगर अब वहाँ सिर्फ नफरत की दीवारें रह गई थी। मैं खामोशी से पिछले दरवाजे से बाहर निकल आई थी। पहले भी जब भाभी मुझे मारती थी तो मैं घर से निकल जाती थी, मगर तब मेरे कदम मुझे वापस उसी दहलीज पर ले आते थे क्योंकि मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। लेकिन आज मेरा इरादा बदल चुका था। आज मैंने सोच लिया था कि मैं दोबारा उस जहानुम में कदम नहीं रखूंगी, चाहे मुझे सड़कों पर भीख मांगनी पड़े या भूख से मरना पड़े। मैं तेज तेज कदमों से चलने लगी थी, हालांकि मेरा सर चकरा रहा था और दर्द की लहरें पूरे जिस्म में उठ रही थी। लोग मुझे गुजरते हुए देख रहे थे, मगर किसी ने ये पूछने की जहमत नहीं की कि एक छोटी सी बच्ची इस हाल में कहाँ जा रही है। मैं चलते चलते शहर के एक ऐसे इलाके में पहुँच गई थी जहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ थी और सड़कें बहुत चौड़ी थी। शाम के साए गहरे हो रहे थे और मेरी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। मैं घर के बाहर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई थी। मेरा जख्म अभी रस रहा था और मुझे सख्त प्यास लगी थी। मैंने आसमान की तरफ देखकर कहा कि या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है। क्या मैं आज रात इसी सड़क पर मर जाऊंगी? मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे थे और मैंने अपना सर अपने घुटनों में दे लिया था ताकि कोई मेरा रोता हुआ चेहरा ना देख सके। कुछ देर गुजरी थी कि मुझे अपने सामने गाड़ी रुकने की आवाज आई। मैंने डर कर सर उठाया तो देखा कि एक अंकल गाड़ी से उतर रहे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी कि मुझे सुकून महसूस होने लगा था। उन्होंने जब मुझे इस हाल में देखा तो वो तड़प कर मेरे करीब आए और उन्होंने झुककर मेरा चेहरा देखा तो उनकी आंखें नम हो गई थी। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा कि बेटी, तुम कौन हो और तुम्हारा ये हाल किसने किया है? क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है? मैं उनकी हमदर्दी देखकर एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी थी और सिर्फ इतना कह सकी थी कि अंकल मुझे बचा ले, वो मुझे मार डालेगी। अंकल ने फौरन अपना रुमाल निकाला और मेरे चेहरे से खून साफ करने लगे। उन्होंने कहा कि डरो नहीं बेटी, तुम अब महफूज हो, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर उन्होंने मुझे सहारा देकर उठाया और अपनी गाड़ी में बिठा दिया। मुझे नहीं पता था कि ये अंकल कौन है और कहाँ ले जा रही हैं, मगर उनके लम्स में वही बाप वाली ठंडक थी जो मैं बरसों पहले भूल चुकी थी। गाड़ी जब उनके बड़े घर के सामने रुकी तो मुझे ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने मेरी पुकार सुन ली है, मगर मुझे अभी ये नहीं पता था कि ये अंकल हैं कौन। अब मेरी जिंदगी एक नया रुख लेने वाली थी जहाँ सच्चाई सबके सामने आने वाली थी। अंकल मुझे अपने घर ले गए थे जहाँ उनकी बीवी ने एक माँ की तरह मुझे प्यार दिया था। बातों ही बातों में जब मैंने अपने भाई अरसलान का नाम लिया तो अंकल के चेहरे पर हैरत की लहर दौड़ गई थी। मैं हैरान थी कि वो क्यों हैरत में मुब्तला हो गई हैं। अंकल ने उसी वक्त भाई को फोन किया और गुस्से भरी आवाज में कहा कि अरसलान, तुम कैसे भाई हो? तुम्हारी मासूम बहन इस हाल में सड़क पर मिली है, कि यही तुम्हारी गैरत है? भाई तो ये सुनकर पागल ही हो गए थे। फिर वो चंद मिनटों में वहाँ पहुँच गए थे और जब उन्होंने मेरा जख्मी चेहरा और मेरी हालत देखी तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मैंने रोते हुए भाई को सब सच बता दिया था कि कैसे भाभी उनके पीछे मुझ पर सितम ढाती थी और झूठे इल्जामात लगाती थी। भाई अरसलान को जब अपनी बेखबरी और नसरीन भाभी की हकीकत का पता चला तो उनका गुस्सा आसमान को छूने लगा था। फिर वो मुझे अपने दोस्त के घर से लेकर घर पहुँच गए थे। नसरीन भाभी कमरे में मजे से बैठी टीवी देख रही थी। जाते ही भाई चिल्लाने लगे थे। भाई ने गरज कर कहा कि नसरीन, तुमने मेरी यतीम बहन के साथ ये सब क्यों किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? भाई ने गुस्से में हाथ उठाया ही था कि मैं भागकर उनके सामने आ गई थी और उनके पैर पकड़ लिए थे। मैंने रोते हुए कहा कि नहीं भाई, खुदा के लिए इन्हें मत मारे, ये मेरी भाभी हैं। भाई मेरा प्यार देखकर खामोश हो गए थे और नसरीन भाभी भी जमीन पर गिरकर रोने लगी थी। उन्हें अपनी करनी पर शदीद शर्मिंदगी हो रही थी। फिर वक्त भी बड़ी तेजी से गुजरने लगा था और इस हादसे ने नसरीन भाभी की जिंदगी ही बदल दी। इस वाक़ये की कुछ अरसे बाद पता चला कि भाभी उम्मीद से हैं और डॉक्टर ने बताया कि उनके यहाँ बेटी की पैदाइश होने वाली है। जैसे जैसे भाभी का पेट बढ़ता जा रहा था उनके रवैये में एक अजीब सी नरमी और तब्दीली आती जा रही थी। उन्हें अब एहसास होने लगा था कि मैं भी तो किसी की बेटी थी और उन्होंने मेरे साथ जो किया वो कितना गलत था। वो अब अक्सर मेरे पास आकर बैठ जाती और रोते हुए कहती कि नीलम, मुझे माफ कर दो, मुझे डर लगता है कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया कहीं कल को मेरी बेटी के साथ भी वैसा ना हो। भाभी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। वो अब मुझे घर की नौकरानी नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन समझती थी। वो अब किचन में मुझे काम करने नहीं देती थी बल्कि खुद मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाकर लाती थी। दूसरी तरफ भाई अरसलान भी अब मेरा बहुत ख्याल रखते थे क्योंकि उन्हें अभी भी कहीं न कहीं डर रहता था कि शायद भाभी फिर से मेरे साथ बुरा न करे। इसलिए वो बार बार मुझसे तन्हाई में पूछते कि नीलम सच बताओ, नसरीन तुम्हें कुछ कहती तो नहीं? मगर अब भाभी वाकई बदल गई थी। भाई के सामने तो वो पहले से भी अच्छी बनती थी मगर अब वो उनकी पीठ पीछे भी मुझे अपनी बेटियों की तरह प्यार देती थी। जब भाभी के यहाँ छोटी सी परी जैसी बेटी की पैदाइश हुई तो उन्होंने वो बच्ची सबसे पहले मेरे हाथ में दी और कहा कि नीलम, तुम इसकी फूफो हो। मैं चाहती हूँ कि ये तुम्हारी तरह साबिर और नेक बने। इस सब से मुझे ये महसूस हुआ था कि मकफाते अमल बरहक है। इंसान
جو بیج بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، مگر توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور بھابھی نے مکہ فاتحہ شروع ہونے سے پہلے ہی توبہ کر لی تھی۔ بھابھی کی ممتا نے انہیں ایک ظالم عورت سے ایک شفیق ماں اور بھابھی بنا دیا تھا، اور میں نے بھی انہیں دل سے معاف کر کے ایک بار پھر اس گھر کو اپنا گھر بنا لیا تھا۔